नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा अगला? इस बीजेपी अध्यक्ष के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों बुरी तरह फंस गए हैं। और यह पहली बार है 2013 के बाद, 2014 नहीं, गौर से समझिए, 2013 के बाद यह पहली बार है जब नागपुर ने इन दोनों गुजरातियों पर नकेल कस दी है। और अब नागपुर की जो प्लानिंग है, रणनीति है, नागपुर यानी संघ, आरएसएस की जो प्लानिंग है, अगर वो प्लानिंग अगर भी है इसमें, क्योंकि ये दोनों भी आसानी से घुटने नहीं टेकने वाले हैं, आदत लग चुकी है पावर एंजॉय करने की। अगर आरएसएस अपने प्लान में कामयाब रहा तो मोदी और शाह, इन दोनों के पास से जो असली ताकत इनके पास है ना, वो दोनों के पास से निकल जाएगी। ये दंतहीन जैसे होते ना, दंतहीन शेर, बिना दांतों वाला, वैसे रह जाएंगे। दरअसल मोदी और शाह की असली ताकत क्या है? सिर्फ सरकार नहीं है, सत्ता और सरकार तो 2002 जब से गुजरात गए मोदी जी, तब से एंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन असली मोदी, सर्वशक्तिमान मोदी कब बना? सर्वशक्तिमान मोदी के बनने की प्रक्रिया 2013 से शुरू होती है, जब पीएम फेस के रूप में मोदी को भाजपा एक्सेप्ट कर लेती है। और 14 में वो सर्वशक्तिमान बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सर्वशक्तिमान मोदी का अवतरण हो जाता है, जिसके पास सत्ता भी होती है और संगठन भी होता है। संगठन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की ताकत में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, लोग सत्ता को देखते हैं बिल्कुल, क्योंकि फ्रंट पर नजर आता है, लेकिन उसकी असली ताकत संगठन में होती है। जो सत्ता दिलवाती है, सत्ता चांदी की थाली में परोस कर नहीं आती है, सत्ता लाखों कार्यकर्ताओं के जी तोड़ मेहनत पर, खून और पसीने पर आती है। तो असली ताकत संगठन में है, और वो संगठन हाथ से निकला। संगठन कई तरीके से सत्ता भी दिलवाता है, संगठन खेल भी करवाता है, संगठन रबर स्टाम्प भी बनवाता है, संगठन जनाधार वाले नेताओं को पैदल करने का रास्ता भी आपको निकाल के देता है। यह संगठन का ही रास्ता था, जिस रास्ते से सफर तय करके अपने समानांतर कद के जितने नेता थे, नरेंद्र मोदी ने सबको निपटाया। वो संगठन के रास्ते से, चाहे वसुंधरा राजे को निपटाया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान को निपटाया हो, चाहे रमन सिंह को निपटाया हो, चाहे येदुरप्पा को निपटाया हो, चाहे सुशील मोदी को निपटाया हो, चाहे एकनाथ खड़से को निपटाया हो, तमाम राज्यों में यह रास्ता संगठन के जरिए तय किया था। संगठन हाथ से निकला तो सत्ता से तो कभी भी मोदी को उठा करके, जैसे कहते हैं ना, चेयर से उठा करके बाहर कर देना। जिस दिन संगठन हाथ से निकला, जिस दिन पार्टी हाथ से निकल गई नरेंद्र मोदी के, उस दिन नरेंद्र मोदी की सत्ता कितने दिन रहेगी ये कोई भी नहीं कह सकता है। वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कितने दिन चलेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12, इन 28 से सरकार नहीं बनी है। इसमें 240 भाजपा के हैं, और संगठन अगर मोदी और शाह के हाथ से निकला तो समझ लीजिए आप कि 238 सांसद मोदी के सामने घुटनों पर रहने के लिए मजबूर नहीं रह जाएंगे। वो घुटनों पर रहने के लिए, रेंगने के लिए मजबूर नहीं रह जाएंगे कि सामने सर झुकाकर खड़े रहें, एस सर, इसके लिए मजबूर नहीं रहेंगे। यह है संगठन की ताकत। इसी संगठन के लिए सारा सब मारामारी चल रही है। 13 साल तक खुली छूट। पहली बार अमित शाह को ले आए, खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह यानी जुगलबंदी का दूसरा पार्टनर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद जेपी नड्डा को ले आए,
जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ, लेकिन जेपी नड्डा कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसके बाद के लोकसभा चुनाव करवा लीजिए। इतने असफलताओं, इतनी विफलताओं के बाद जेपी नड्डा का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आ रहा? सवाल गंभीर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ चुकी है कि 1 अगस्त तक, यानी अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर बीजेपी को एक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। यानी कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है, यानी अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई किसी नाम पर सहमति नहीं बनी है। यह सहमति क्यों नहीं बनी? अमित शाह को अध्यक्ष बनाते समय क्या इतनी अड़चन पैदा हुई थी? अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाने के बाद नड्डा को जब कमान दी गई तो क्या इतनी अड़चन आई थी? क्यों इतनी अड़चन है? क्यों इतना भ्रम और दुविधा की स्थिति है? क्योंकि नागपुर नहीं तैयार है। नागपुर अब फ्री हैंड देने को नहीं तैयार है कि मोदी और शाह किसी भी रबर स्टाम्प को बिठा दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर, और इन दोनों के हाथ में, शाह के हाथ में पूरे भाजपा कैद हो जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी शाह के शिकंजे में हो। इसी स्थिति से अब संघ बचना चाहता है, और बचना ही नहीं चाहता है। संघ ने करीब करीब तय कर लिया है कि इस बार मोदी और शाह के हाथों में हम भाजपा को गिरवी नहीं रखेंगे, उनके रहमो कर्म पर नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है। यही वजह है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बना करके थोड़ा वक्त और लिया जाए नागपुर के साथ, ताकि किसी फैसले पर पहुंचा जाए, या किसी तरह से हो सकता है संघ को ही दबाव में लिया जाए। दबाव में लेने के लिए जरूरी थोड़ा है कि संघ तक एजेंसियां नहीं पहुंच सकती हैं, संघ तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन संघ ने मोर्चा खोल रखा है इस कहानी के बाद, 4 जून के बाद, जो हमने कहा कि नागपुर ने नकेल कस दी है। आपको ये बयान आप सुन चुके होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में सुनेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। एक सीक्वेंस में सुनना जरूरी है। 4 जून के नतीजों के बाद मैं आपको इसलिए कोट अनकोट में पढ़ के बताऊंगा स्टेटमेंट। मोहन भागवत ने 5 स्टेटमेंट दिए हैं। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजर के बारे में चर्चा करूंगा, रतन शारदा की चर्चा करूंगा, और विवेक की चर्चा करूंगा। विवेक भी साप्ताहिक मैगजीन है संघ की, संघ का माउथपीस है, मुखपत्र है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हाल ही का जो सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि मनुष्य पहले सुपरमैन, फिर देवता, फिर भगवान, फिर विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन यह नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। यह बयान सीधा मोदी से जोड़ा गया, वो मोदी जो खुद को अविनाशी बता चुके थे। मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बयान बताता हूं। उसके पहले 4 जून के बाद मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता, वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है, और प्रचार के दौरान सदाचार बरकरार नहीं रखा गया इस चुनाव में। कौन, किसमें अहंकार है, किसके तरफ इशारा था? राहुल गांधी की तरफ तो रहा नहीं होगा, तेजस्वी अखिलेश की तरफ तो रहा नहीं होगा, ममता उद्धव शरद पवार की तरफ तो रहा नहीं होगा। किसको संदेश था कि जो है सेवक के भीतर अहंकार नहीं होता? कौन सेवक इस देश में है? कौन कहता है खुद को प्रधान सेवक? सीधा भागवत का सीधा ये इंडिकेशन और इशारा नहीं था, सीधा हमला था मोदी पर। ये नकेल कसने की कवायद, जो नकेल कसने का सिलसिला है कि सेवक में अहंकार नहीं होता है, और अहंकार है यानी वो अहंकारी सेवक नरेंद्र मोदी। इसके अलावा चुनाव प्रचार को लेकर के फिर भागवत ने कहा कि हमारी परंपरा सहमति बनाने की है, इसलिए संसद में 2 पक्ष हैं ताकि किसी भी मुद्दे पर दोनों पक्ष का विचार लिया जा सके। हमारी संस्कृति गरिमा और मूल्यों को बनाए रखने की है। चुनाव प्रचार में गरिमा का अभाव था, माहौल को जहरीला बना दिया गया। किसने जहरीला बनाया? कौन कहा भैंस खोल ले जाएंगे? कौन कहा आपका मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे? कौन कहा आपके भूसे में से जो है संपत्ति निकाल लेंगे? किसने कहा था? किसने कहा था घुसपैठिए? कौन बनाया नफरती? कहा, भागवत ने इशारा कर दिया, इशारा नहीं ये अटैक था डायरेक्ट, कि चुनाव प्रचार को, माहौल को जहरीला बना दिया गया। तकनीक का इस्तेमाल झूठे प्रचार और झूठी कहानियां फैलाने के लिए किया गया। क्या ये हमारी संस्कृति है?
और इतना ही नहीं, फिर भागवत ने कहा आगे, कहा चुनाव एक प्रतियोगिता है, युद्ध नहीं। किसके लिए था? कौन युद्ध मानता है? कौन विरोधियों को निपटाता है? कौन विरोधियों पर ईडी, सीबीआई और आईटी का शिकंजा कसता है? कौन वॉशिंग मशीन में डाल करके धुलाई करता है? भागवत का निशाना सीधे था। यह नकेल कसने की, आपको पब्लिक डोमेन में बताया जाएगा कि आपका संरक्षक संघ संरक्षक है, संघ मात्र संस्था है। संघ आपको बता रहा है पब्लिक डोमेन में कि आप गलत रास्ते पर हो। इतना ही नहीं, भागवत ने फिर बोला, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन में नागपुर में बोला, कार्यकर्ताओं का द्वितीय वर्ग था, उस द्वितीय वर्ग में बोला कि एक सच्चा सेवक काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है, जो मर्यादा बनाए रखता है वो अपना काम करता है, लेकिन अनासक्त रहता है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता है कि मैंने ये किया। ये क्या, किस पर कहा? मैंने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी की ये गारंटी है। इस अहंकार पर सीधा चोट था। केवल ऐसे व्यक्ति को ही स्वयं सेवक जो है सेवक कहलाने का अधिकार है जिसमें मैं ना हो। और मैं इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने किसी से सुना होगा पिछले 10-15 साल में, या 10-15 साल नहीं, 150 साल में, तो मोदी से ज्यादा मैं नहीं सुना होगा। मैं अकेला सब पर भारी, मैं हूं, मोदी हूं, मेरी गारंटी है। ये भागवत का इशारा था। मणिपुर की बात, जिस मणिपुर का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहते मोदी, भागवत ने कहा मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर प्राथमिकता से चर्चा होना चाहिए। पिछले 10 सालों में राज्य में शांति थी, ऐसा लगा कि बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई। वहां अचानक जो तनाव बढ़ गया है, फिर भड़का दिया गया है, उसकी आग में वो अब भी जल रहा है। उस पर कौन ध्यान देगा? इसे प्राथमिकता देना चाहिए और इस पर ध्यान देने का कर्तव्य होना चाहिए। किसके लिए कर्तव्य बोध का जो है ज्ञान दिया गया था? नरेंद्र मोदी के लिए। किसे ध्यान देना चाहिए? वही जो अब तक वहां झांकने नहीं गया। लगातार सीरियल में आपको 5 बता चुका, 5। उसके बाद फिर अगला बयान, उन्होंने कहा कि जब ये बाद में फिर हमको बहुमत मिला है, जनादेश किसका है, क्या है, फिर भागवत ने कहा समाज ने अपना मत दे दिया है, उसके अनुसार सब होगा, काम कीजिए, इस पर चर्चा व्यर्थ है। अब आपको आगे बताते हैं। ऑर्गेनाइजर क्या लिखता है? ऑर्गेनाइजर लिखता है कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे अति आत्मविश्वास वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक के रूप में आए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री का 400 प्लस का नारा भाजपा के लिए एक लक्ष्य था और विपक्ष के लिए एक चुनौती थी। लक्ष्य मैदान पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से लक्ष्य नहीं हासिल होते हैं। चूंकि वो अपनी दुनिया में खुश थे, मोदी की आभा से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे, इसीलिए जमीन पर आवाज नहीं सुन रहे थे। ये लिखता है ऑर्गेनाइजर। अब विवेक की बात करूं, विवेक जो साप्ताहिक मैगजीन है मराठी में, विवेक में लिखा कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो चुकी है, जो वॉशिंग मशीन दागियों को धुलती है, भ्रष्टाचारियों व्यभिचारियों को धुलती है। रतन सारदा ये थिंकर हैं, विचारक हैं। रतन सारदा आरएसएस के। रतन सारदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान कि बीजेपी अब आगे बढ़ चुकी है और अकेले चलने में सक्षम है, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं आना चाहिए था। कोई भी संगठन जो आरएसएस से प्रेरित हो उसके पास अपना कैडर होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार आरएसएस के कैडर को बहुत हल्के में लिया जाता है। जब वो मध्य प्रदेश गए तो संघ से जुड़े एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। भाजपा अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती है क्योंकि भाजपा को लगता है कि झक मार के जिता देंगे, और आरएसएस इस तरह के बर्ताव को नहीं पसंद करता है। ये फहरिस्त 6 बयान भागवत के। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया लेख, विवेक में लिखा गया लेख, संघ विचारक रतन सारदा का इंटरव्यू का हिस्सा, ये सब के सब नकेल डालने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। और करीब करीब जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मोदी या शाह अपनी पसंद का मोहरा या रबर स्टैम्प नहीं बिठा पा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि नागपुर ने
भरपूर नकेल कसी हुई है और किसी भी कीमत पर जो असली ताकत है, जिस ताकत का मैंने जिक्र किया था, वो असली ताकत मोदी और शाह से छीन लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।